डियर स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो लेक्चर में हम कवर कर चुके हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड कैलकुलेशंस इन्वॉल्विंग सिग्निफिकेंट फिगर्स। आज के वीडियो में हम हमारे फर्स्ट चैप्टर दैट इज सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे, दैट इज लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो देखिए, सबसे पहले इसका मीनिंग समझिए कि लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का मीनिंग क्या है। तो देखिए, हमें पता है मैटर मीन्स एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज सम मास। तो कहते हैं जो मैटर है, मैटर बने हैं एटम्स के। वी नो दैट क्लास 9 में हम सबने पढ़ा है दैट जो मैटर है वो एटम से बना है, और एटम्स चाहे सेम एलिमेंट के हैं चाहे डिफरेंट एलिमेंट्स के हैं, जब वो कंबाइन करते हैं तो बनते हैं मॉलिक्यूल्स या फिर कंपाउंड्स, राइट। तो देखिए, जब ये कंबाइन करते हैं, जब एटम्स कंबाइन करते हैं, कंबाइन करने पे वो मॉलिक्यूल्स या फिर कंपाउंड्स बनाते हैं, उस टाइम पे कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं जिन्हें ये फॉलो करते हैं। उन रूल्स को ही हम क्या कहते हैं, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो हमारे पास ऐसे 5 लॉज हैं। सबसे पहला है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। देन वी हैव सेकेंड लॉ दैट इज लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस। देन वी हैव लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस, law of reciprocal proportions, and then we have Gay-Lussac law of combining volumes। तो देखिए, यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट लॉज हैं। इन सभी लॉज को आज हम 1 बाय 1 स्टडी करेंगे एंड इस लेसन के लास्ट तक आप बिल्कुल क्लियरली समझ चुके होंगे कि लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस होते क्या हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट लॉ से, दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो देखिए, सबसे पहले आप ये याद रखिए कि ये जो लॉ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय अ फ्रेंच केमिस्ट एंटोने लेवोसियर। तो देखिए क्या कहा इन्होंने अपने लॉ में। सो देखिए, मैं आपको पहले सिंपली एक स्टेटमेंट, एक रिएक्शन की हेल्प से बताती हूँ, जनरली समझाते हैं हम आपको। देखिए, अगर आपके पास है ए एंड बी आपके लिए क्या है, रिएक्टेंट्स, और ये मिलकर बना रहे हैं सी एंड डी। सी और डी क्या हो गए, प्रोडक्ट्स। तो ये केमिकल रिएक्शन हो गया कि ए एंड बी कंबाइन कर रहे हैं एंड समथिंग न्यू दे आर फॉर्मिंग, दैट इज सी एंड डी। अब ये लॉ क्या कहता है। सो देखिए, अगर मैं आपको कहूँ कि ये जो ए है, ए मान लीजिए हमारे पास है कुछ 4 ग्राम्स एंड बी है हमारे पास समथिंग, इफ आई से 2.5 ग्राम्स। 4 ग्राम्स एंड बी है हमारे पास 2.5 ग्राम्स, एंड देन हमारे पास बन रहे हैं सी एंड डी। सी देखिए, हमारे पास 4 ग्राम्स ऑफ ए जब 2.5 ग्राम्स ऑफ बी के साथ रिएक्ट करता है तो बनता है सी एंड डी। सी के बनते हैं यहाँ पे 3 ग्राम्स एंड डी के बनते हैं 3.5 ग्राम्स। तो अब देखिए, ये क्या है हमारे पास, हमारे रिएक्टेंट्स, एंड सी और डी क्या है हमारे पास, प्रोडक्ट्स। तो देखिए, अब टोटल मास कितने, रिएक्टेंट्स का टोटल मास कितना है यहाँ पे, 4 ग्राम्स ऑफ ए प्लस 2.5 ग्राम्स ऑफ बी, हमारे पास कितना आ गया, 6.5 ग्राम्स। तो हमारे पास टोटल मास कितना है रिएक्टेंट्स का। सो टोटल मास किसका, रिएक्टेंट्स का, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स है 6.5 ग्राम्स। अब यहाँ पे अगर हम देखें, सी कितना है, 3 ग्राम्स, साथ ही क्या बन गया, 3.5 ग्राम्स ऑफ डी। तो यहाँ पे टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स कितना आ गया, टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स कितना आ गया, 3 + 3.5
दैट इज 6.5 ग्राम्स। तो देखिए आप क्या ऑब्जर्व करेंगे यहाँ पे कि जितना टोटल मास रिएक्टेंट्स का है उतना ही टोटल मास किनका है, प्रोडक्ट्स का। और यही है हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो क्या रहता है इसमें, कहते हैं कि चाहे कोई भी हमारे पास केमिकल रिएक्शन हो, कोई भी हमारे पास फिजिकल चेंज हो, उस टाइम पे जितना टोटल मास रहेगा रिएक्टेंट्स का उतना ही मास रहेगा हमारे पास प्रोडक्ट्स का। So what we can say, in all physical changes and chemical reactions, the total mass of the products is equal to the total mass of reactants. So ये लॉ कहता है कि total mass of reactants हमेशा किसके इक्वल रहेगा, total mass of products के। और हम अदर वर्ड्स में क्या कह सकते हैं कि जो मास है, मास ना तो क्रिएट किया जा रहा है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, बट जितना हमारे पास मास बिफोर रिएक्शन है, बिफोर रिएक्शन हमारे पास क्या है, ए एंड बी का मास कितना है 6.5 ग्राम्स। आफ्टर रिएक्शन हमारे पास क्या है, सी एंड डी, और सी एंड डी का टोटल मास भी कितना है 6.5 ग्राम। सो व्हाट वी कैन से, टोटल मास बिफोर रिएक्शन इज इक्वल टू द टोटल मास आफ्टर रिएक्शन। तो हम मल्टीपल वेज में इस लॉ की स्टेटमेंट को लिख सकते हैं। एक तो ये है आपके पास। सेकंड मैंने आपको बताया दैट लॉ of conservation of mass states that mass can neither be created nor destroyed. Or what else we can say, the total mass before the reaction is equal to the total mass after the reaction. तो ये है हमारे पास, बड़ा ही सिंपल सा लॉ है। तो अब हम ऐसा करते हैं, इससे रिलेटेड एक दो न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, और आपके जो माइंड में इस लॉ को लेकर अगर कोई भी डाउट है वो भी क्लियर हो जाएगा। फर्दरमोर जो आपके टॉपिक्स हैं वो और भी स्ट्रांग होते चलेंगे। तो देखिए स्टेटमेंट क्या है हमारे पास, व्हाट वेट ऑफ NaCl का वेट पूछा गया है। What weight of NaCl is decomposed by 4.9 grams of H2SO4 if 6 grams of NaHSO4 and 1.825 gram of HCl are produced in the same reaction. तो कहते हैं, देखिए आप सबसे पहले अपने रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इनको स्पॉट कीजिए। देखिए वी आर टॉकिंग अबाउट NaCl decomposed by H2SO4 means they are reacting NaCl plus H2SO4. So what we have, if 6 grams of sodium hydrogen sulfate and 1.825 grams of HCl are produced. देखिए यहाँ पे लिखा है ना कि 6 ग्राम NaHSO4 and 1.825 gram of HCl are produced, means these are the products. What? NaHSO4 and HCl. Now we may mention the amount given to us. So they are asking for what weight of NaCl, means we don't have the value or the amount for NaCl. Let us assume x. हम NaCl की जो अमाउंट है उसे x assume कर लेते हैं, क्योंकि ये हमें गिवन नहीं है, ये हमें फाइंड करना है। हम मान लेते हैं ये कुछ हमारे पास x ग्राम्स है। H2SO4 कितना है, 4.9 grams. NaHSO4 is 6 grams and HCl is 1.825 grams. अब देखिए हमें पता है कि चाहे कोई भी रिएक्शन हो, एनी रिएक्शन, उसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास लगता है। मतलब कि जो हमारे पास रिएक्टेंट्स हैं इनका टोटल मास हमेशा किसके इक्वल रहेगा, जो हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं उनके टोटल मास के इक्वल। तो हम क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन of mass.
लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग हमें पता है, ये देखिए NaCl H2SO4 हमारे पास रिएक्टेंट्स हैं, इनके मासेस को हम ऐड कर देंगे, ये किसके इक्वल आ जाएगा, टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स, मास ऑफ टोटल मास कितना है प्रोडक्ट्स का 6 ग्राम्स प्लस 1.825 ग्राम्स। तो अभी हमारे पास क्या आ जाएगा, x प्लस 4.9 6 प्लस 1.825, ये हमारे पास आ जाएगा 7.825। अब यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं, x इज इक्वल्स टू 7.825 माइनस 4.9। अब देखिए मैंने आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स की एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के रूल्स बताए हैं, तो देखिए हमारे पास क्या है, यहाँ रफ में देख लीजिए 7.825 क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे उसमें से 4.9। अब देखिए दोनों की जो प्रिसेशन है, दोनों की जो यहाँ पे प्रिसाइज वैल्यूज़ हैं वो अलग है, ये हमारे पास 3 डेसिमल प्लेसेस तक है और ये है हमारे पास 1 डेसिमल प्लेस तक, राइट। तो अभी हम पहले नॉर्मल आंसर निकाल लेते हैं, कितना आएगा हमारे पास 18 के यहाँ पे आएगा 9 एंड देन वी विल हैव 2.925। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास 3 डेसिमल प्लेसेस हैं और यहाँ पे हमारे पास है 1 डेसिमल प्लेस। तो जो हमारा आंसर है, जो हमारा एक्यूरेट आंसर हम रिपोर्ट करेंगे वो हम रिपोर्ट करेंगे 1 डेसिमल प्लेस तक, क्योंकि हमारे पास लीस्ट डेसिमल प्लेस कितनी है 1, तो हमारा आंसर भी रहेगा 1 डेसिमल प्लेस तक। तो यहाँ पे हमारा जो हमें आंसर रिपोर्ट करना है दैट इज़ 2.9 ग्राम। सो नेक्स्ट है हमारे पास when 4.2 grams of sodium hydrogen carbonate is added to a solution of acetic acid weighing 10 grams, it is observed that 2.2 grams of CO2 is released in atmosphere. The residue is found to weigh 12 grams. Show that these observations are in agreement with law of conservation of mass. So what are they saying now? See, they are asking, we have NaHCO3, क्या अमाउंट है इसकी 4.2 ग्राम्स, ऐड किया गया एसिटिक एसिड में, कितना है वो 10 ग्राम्स। तो कहते हैं ऑब्जर्व किया गया कि 2.2 ग्राम्स CO2 रिलीज की गई, मतलब ये हमारे पास प्रोडक्ट है CO2, कितनी रिलीज हुई 2.2 ग्राम्स। और जो रेसिड्यू है, वट एवर इज द रेसिड्यू, जो रेसिड्यू है इट इज 12.0 ग्राम्स। तो कहते हैं बताइए कि ये जो लॉ है, ये जो ऑब्जर्वेशन है, ये जो ऑब्जर्वेशन है, क्या ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो कर रही है। इस चीज़ को फाइंड करने के लिए हमें चेक करना पड़ेगा ये लॉ। हम देखेंगे दैट अगर तो रिएक्टेंट्स का टोटल मास प्रोडक्ट्स के टोटल मास के इक्वल आ जाता है, तब ये क्या होगा, ये फॉलो करेगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अगर रिएक्टेंट्स का टोटल मास प्रोडक्ट्स के टोटल मास के इक्वल नहीं आता, उस टाइम पे हम कहेंगे कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो नहीं कर रहा। तो सबसे पहले हम देखते हैं टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट्स का टोटल मास कितना है 4.2 प्लस 10, ये आ गया हमारे पास 14.2 ग्राम्स। देन हम देख लेते हैं टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स का टोटल मास 2.2 ग्राम्स प्लस 12.0 ग्राम्स, कितना आ गया ये हमारे पास अगेन 14.2 ग्राम्स।
तो देखिए रिएक्टेंट्स का टोटल मास भी कितना है 14.2 ग्राम्स, प्रोडक्ट्स का भी टोटल मास कितना है 14.2 ग्राम्स। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो ऑब्जर्वेशंस हैं ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रहे हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ हमारी कंक्लूडिंग लाइन, सिंस total mass of reactants is equal to total mass of products, so these observations are in agreement with the law of conservation of mass. Next we have law of definite proportions or we can say constant compositions. तो सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट देखिए क्या है। A pure chemical compound always consists of the same elements combined together in a fixed proportion by mass. तो देखिए क्या मीनिंग है इसका। सो देखिए इफ़ यू टॉक अबाउट वाटर, वाटर का सोर्स चाहे कुछ भी हो, लाइक इफ आई से वी हैव टैप वाटर और वी हैव सी वाटर और वी हैव रिवर वाटर। तो देखिए बेसिकली मैं आपको क्या बता रही हूँ, आपको मैं सोर्सेस बता रही हूँ कि जो वाटर है हम टैप से भी ले सकते हैं, सी वाटर भी हो सकता है या रिवर वाटर भी हो सकता है। बट क्योंकि हम वाटर की बात कर रहे हैं, वाटर अल्टीमेटली क्या है, वाटर में क्या है हमारे पास 2 हाइड्रोजन्स यहाँ पे कंबाइंड है एक ऑक्सीजन के साथ, फिर चाहे वो टैप वाटर है, चाहे वो सी वाटर है, चाहे वो रिवर वाटर है। अब जो वाटर आपके घर में है उसमें भी H2O है, आप अपने नेबर के घर से ले आओ, वहाँ से भी आपको उसमें मॉलिक्यूल्स तो क्या ही मिलेंगे H2O। सो देखिए यही हम कह रहे हैं, अ प्योर केमिकल कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ द सेम एलिमेंट्स, कि अगर हमारे पास कोई प्योर केमिकल कंपाउंड है उसमें हमेशा सेम एलिमेंट्स रहेंगे एक दूसरे के साथ कंबाइन। जैसे यहाँ पे 2 हाइड्रोजन्स कंबाइंड है विद 1 ऑक्सीजन ईच, और साथ ही क्या है कंबाइंड टुगेदर इन अ फिक्स प्रपोर्शन बाय मास। अब इसका मीनिंग समझिए क्या है। देखिए हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1, मास नंबर 1। अब यहाँ से हमें पता चल गया दैट जो एटॉमिक मास है हाइड्रोजन का वो कितना है 1 एटॉमिक मास यूनिट, और यू कैन से 1 यूनिफाइड मास। और जो एटॉमिक मास है ऑक्सीजन का वो कितना है 16। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना है 16। अब देखिए यहाँ पे एक हाइड्रोजन का मास हमारे पास 1 है, वाटर में कितने हाइड्रोजन्स हैं 2, तो यहाँ पे टोटल हाइड्रोजन्स का मास कितना हो जाएगा 2। सो सिंपली व्हाट वी आर गोइंग टू डू नाउ, हम क्या करते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इनकी रेशो को चेक करते हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की क्या रेशो है हमारे पास। सो यहाँ पे एक हाइड्रोजन का मास हमारे पास अगर 1 है, 2 हाइड्रोजन्स का मास कितना रहेगा 2, और एक ऑक्सीजन का मास कितना है 16। यहाँ भी यही केस है, 2 हाइड्रोजन्स हैं तो हाइड्रोजन का मास कितना हो गया 2, ऑक्सीजन का मास कितना है 16। सिमिलर है, यहाँ रेशो कितनी है 2:16। और अगर हम इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखें तो ये क्या आ जाएगा 1:8। यही चीज़ कही जा रही है दैट एक जो प्योर केमिकल कंपाउंड है, पहली चीज़ उसमें हमेशा जो एलिमेंट्स हैं वो सेम रहेंगे। लाइक वी आर टॉकिंग अबाउट वाटर, वाटर में हमेशा यही केमिकल रहेंगे, वाटर में हाइड्रोजन रहेगा, वाटर में ऑक्सीजन रहेंगे। 2 हाइड्रोजन्स विल बी कंबाइंड विद 1 ऑक्सीजन ऑलवेज। अगर अब हम इनके मासेस की रेशियो देखें तो, अगर हम रेशियो देखें इनके मास की रेशियो देख लीजिए हर बार, फिर इसके कितनी आएगी यहाँ पे 1:8। और यही लिखा है दैट एलिमेंट्स कंबाइन टुगेदर इन अ फिक्स प्रपोर्शन बाय मास, कि ये हमेशा एक जैसी रेशियो में कंबाइन करते हैं। अब वाटर के अलावा अगर हम कोई और केस लेकर देखें तो अब देखिए
कार्बन एंड ऑक्सीजन मिलके क्या बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। C+O2 गिव्स CO2। अब दूसरी चीज़, अगर हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट हो, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करेंगे तो क्या बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये आपने क्लास 10 में भी रिएक्शन पढ़ी होगी थर्मल डिकम्पोजिशन में। तो क्या है यहाँ पे, CaCO3 ऑन थर्मल डिकम्पोजिशन गिव्स CaO एंड CO2। तो बेसिकली देखिए यहाँ हम दो सोर्सेज की बात कर रहे हैं जिनसे हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिल सकती है। एक हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिल रही है विद द कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन, और दूसरे यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड हमें मिल रही है बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। अब यहाँ देखिए हम किसकी बात कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब 1 कार्बन कंबाइंड विद 2 ऑक्सीजन्स। देखिए हमेशा जब कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है उसमें हम 2 एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं, एक कार्बन और दूसरा ऑक्सीजन। वही है यहाँ पे, एक कार्बन और यहाँ पे 2 हैं ऑक्सीजन। अब हम इनके मासेस की अगर रेशियो चेक करें तो कार्बन, मास ऑफ कार्बन कितना है यहाँ पे 12, एक कार्बन का मास कितना है 12, एंड मास ऑफ ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन का मास कितना है 16। अब अगर हम इनकी रेशियो चेक करें तो कार्बन का मास कितना है 12, एक ऑक्सीजन का मास अगर हमारे पास 16 है, यहाँ फॉर्मूला में हमारे पास कितने ऑक्सीजन एटम्स है 2, तो यहाँ पे ऑक्सीजन का टोटल मास कितना हो जाएगा, देखिए एक ऑक्सीजन का जो मास है दैट इज 16। अगर हमारे पास 2 ऑक्सीजन्स हैं तो इट विल बी मल्टीप्लाइड विद 2, तो ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन के एटम्स का टोटल मास कितना हो गया 32। सेम यहाँ है, एक कार्बन है तो इसलिए इसका मास कितना है 12, ऑक्सीजन यहाँ पे हमारे पास 2 है तो ऑक्सीजन का मास कितना आ गया 32। तो ये 12:32 की रेशियो में हम इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर जाएंगे। अब सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर जाने पर ये आ जाएंगे इन द रेशियो ऑफ 3:8। मतलब अब ये हमेशा ही देखिए, चाहे हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिल रही है, कार्बन एंड ऑक्सीजन के सोर्स से कार्बन एंड ऑक्सीजन कंबाइन कर रहे हैं तब कार्बन डाइऑक्साइड मिल रही है, इस टाइम पे भी इनकी रेशियो 3:8 है। जब कैल्शियम कार्बोनेट की डीकम्पोजिशन पे हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिल रही है तभी भी इनकी रेशियो कितनी है 3:8। तो मतलब ये फ़र्क नहीं है कि कोई भी केमिकल कंपाउंड का सोर्स क्या है, वॉट एवर इज़ द सोर्स, जो उनमें एलिमेंट्स रहेंगे वो हमेशा एक फिक्स प्रपोर्शन में एक दूसरे के साथ कंबाइन करेंगे। इट मीन्स दैट कि अगर हमारे पास ये देखिए क्या है यहाँ पे, अगर 3 ग्राम्स है यहाँ पे 3 ग्राम्स ऑफ कार्बन 8 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेंगे तब जाके क्या बनेगी कार्बन डाइऑक्साइड। सो दिस मीन्स दैट दे ऑलवेज कंबाइन इन फिक्स प्रपोर्शन बाय मास। उनके मासेस की जो एक प्रपोर्शन है वो हमेशा फिक्स रहती है। कार्बन एंड ऑक्सीजन मिलके कार्बन डाइऑक्साइड तब बनाते हैं जब भी वो 3:8 की रेशियो में कंबाइन करें, एंड दिस इज द थिंग हियर, द proportion is always fixed or we can say they have constant composition। तो देखिए अभी इस एग्जाम्पल की हेल्प से आपको ये लॉ और भी क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं स्टेटमेंट क्या है। द मास ऑफ कॉपर ऑक्साइड obtained by heating 2.16 grams of metallic copper with HNO3 and subsequent ignition was found to be 2.7 grams. In another experiment, 1.15 grams of copper oxide on reduction yielded 0.92 grams of copper. Show that the data illustrates the law of constant composition. तो देखिए यहाँ पे क्लियरली हमें पता चल रहा है दैट वी आर टॉकिंग अबाउट 2 एक्सपेरिमेंट्स। वी आर टॉकिंग अबाउट 2
एक्सपेरिमेंट्स तो हम इन्हें कह देते हैं कि 1 वी आर हैविंग द एक्सपेरिमेंट 1, देन वी आर हैविंग द एक्सपेरिमेंट 2। तो देखिए क्या गिवन है, द मास ऑफ कॉपर ऑब्टेन्ड, द मास ऑफ कॉपर ऑब्टेन्ड was found to be 2.7 grams, means the mass of copper oxide is 2.7 grams. And then you have metallic copper, the mass of metallic copper is 2.16 grams. So in the experiment 1, you are given with mass of copper oxide, that is 2.7 grams, and then you have mass of copper, that is 2.16 grams. Then next you have in another experiment 1.15 grams of copper oxide. Then you have experiment 2. एक्सपेरिमेंट 2 में भी आपको कॉपर ऑक्साइड का मास गिवन है, सो वी में राइट मास ऑफ कॉपर ऑक्साइड, दैट इज CuO, इज 1.15 grams and yield 0.92 gram of copper. Again we are given with mass of copper, that is 0.92 grams. Now they are asking us to show that the data illustrates the law of constant composition, कि ये जो पूरा डेटा है ये constant composition के लॉ को इलास्ट्रेट करता है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे आप देखिए we are talking about copper oxide, और कॉपर ऑक्साइड किससे बना है, कॉपर एंड ऑक्सीजन से। अब हमारे पास कॉपर ऑक्साइड का मास भी गिवन है, हमें कॉपर का मास भी गिवन है, बट वी आर नॉट गिवन विद द मास ऑफ ऑक्सीजन। तो हमारा सबसे पहले काम क्या है कि हम क्या फाइंड करें, मास ऑफ ऑक्सीजन फाइंड करें। तो अगर कॉपर ऑक्साइड के मास में से कॉपर का मास माइनस कर दिया जाए तो हमारे पास क्या बचेगा, मास ऑफ ऑक्सीजन। तो हमारा पहला स्टेप यही है दैट वी नीड टू फाइंड द मास ऑफ ऑक्सीजन। तो यही फाइंड करते हैं सबसे पहले। मास ऑफ ऑक्सीजन क्या करेंगे, कॉपर ऑक्साइड दैट इज 2.7 ग्राम्स, इसमें से माइनस कर देंगे कॉपर के मास को, दैट इज 2.16 ग्राम्स। अब देखिए क्या है आपके पास 2.7 एंड देन यू हैव 2.16, दोनों में जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो मैच नहीं कर रही। फर्दर मोर देखिए दोनों का प्रिसेशन अलग है। द फर्स्ट वन 2.7 ये हमारे पास 1 डेसिमल प्लेस तक है, देन वी हैव 2.16 इट इज़ अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। तो इसलिए हम क्या करेंगे 2.7 वी में मार्क अ ज़ीरो हियर। अब इस टाइम पे दोनों ही 2 डेसिमल प्लेसेस तक हैं। नाउ वी मे हैव आवर आंसर, सो आवर रिजल्ट विल बी 0.54 grams. In the similar manner, the mass of oxygen we can find in our second case. Mass of copper oxide that is 1.15 grams. Then इसमें से हम subtract करेंगे mass of copper that is 0.92 grams. तो रिज़ल्ट में हमें क्या मिलेगा 1.15, देन वी हैव 0.92। अब देखिए यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो चाहे डिफरेंट है, लेकिन इनमें जो डेसिमल प्लेसेस हैं, डेसिमल प्लेसेस आर द सेम। तो हमारे पास रिज़ल्ट क्या आ जाएगा 0.23 ग्राम्स। अब देखिए हमें यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड का मास भी पता है, कॉपर का मास भी पता है एंड ऑक्सीजन का मास भी मालूम है। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए हमें शो करना है कि ये जो डेटा है गिवन ये लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉम्पोजिशन को इलस्ट्रेट कर रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक तो हम परसेंटेज, देखिए कॉपर ऑक्साइड है,
कॉपर ऑक्साइड कब बनेगा? जब एक पर्टिकुलर अमाउंट में कॉपर, पर्टिकुलर अमाउंट में ऑक्सीजन, दोनों की एक डेफिनेट प्रपोर्शन एक दूसरे के साथ कंबाइन करेगी, तब जाके हमारे पास कॉपर ऑक्साइड बनेगा। अगर इनकी रेशो जो है, इनकी जो कंबाइनिंग रेशोज हैं बाय मास, अगर तो वो इक्वल आती है, मीन्स अगर दोनों की यहाँ पे परसेंटेज दोनों केसेस में इक्वल आ जाए। आर यू गेटिंग द पॉइंट? कि यहाँ पे क्या है हमारे पास, वी आर टॉकिंग अबाउट कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड कब बनेगा? जब एक स्पेसिफिक अमाउंट में कॉपर और स्पेसिफिक अमाउंट में ऑक्सीजन एक दूसरे के साथ कंबाइन करेंगे। जैसे हमने यहाँ पीछे बात की थी वाटर के बारे में। वाटर में क्या रेशियो रहती है? 2:16 और आई कैन से 1:8। वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 1:8 की रेशियो में कंबाइन करते हैं। मीन्स कि अगर मेरे पास 1 ग्राम हाइड्रोजन, 8 grams of oxygen, if 1 gram of hydrogen combines with 8 grams of oxygen, तब जाके वाटर बनेगा, अदरवाइज वाटर नहीं बनेगा। सेम चीज़ यहाँ है कि अगर एक स्पेसिफिक अमाउंट में कॉपर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, कंबाइन करता है, तब जाके कॉपर ऑक्साइड बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। तो हम क्या करेंगे इन दोनों केसेस में? पहले तो हम फाइंड कर लेंगे परसेंटेज ऑफ कॉपर, फिर फाइंड करेंगे परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। अगर परसेंटेज ऑफ कॉपर एंड परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन दोनों केसेस में इक्वल आती हैं, मतलब जितनी कॉपर की परसेंटेज एक्सपेरिमेंट 1 में है उतनी ही कॉपर की परसेंटेज एक्सपेरिमेंट 2 में भी हो, जितनी यहाँ पे परसेंटेज ऑक्सीजन के एक्सपेरिमेंट 1 में है उतनी ही परसेंटेज एक्सपेरिमेंट 2 में भी हो, उस टाइम पे हम कहेंगे कि ये लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉम्पोजिशन को फॉलो करता है। अगर यहाँ पे परसेंटेज इक्वल नहीं आती हैं तभी ये लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉम्पोजिशन को भी फॉलो नहीं करेगा। तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं परसेंटेज ऑफ कॉपर। किसके इक्वल रहेगा ये? मास ऑफ कॉपर डिवाइडेड बाय टोटल मास। टोटल मास में क्या आएगा? कॉपर ऑक्साइड डिवाइडेड बाय मास ऑफ कॉपर ऑक्साइड मल्टीप्लाइड विद 100। क्या आ जाएगा आपके पास? मास ऑफ कॉपर कितना है यहाँ पे? 2.16। मास ऑफ कॉपर ऑक्साइड कितना है? 2.7 मल्टीप्लाइड विद 100। सॉल्व करेंगे हमारे पास आ जाएगा 80%। सिमिलरली हम फाइंड कर लेंगे परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की परसेंटेज के लिए क्या रहेगा? मास ऑफ ऑक्सीजन। मास ऑफ ऑक्सीजन कितना है? 0.54। उसे डिवाइड करेंगे मास ऑफ कॉपर ऑक्साइड के साथ। मास ऑफ कॉपर ऑक्साइड कितना है? 2.7 मल्टीप्लाइड विद 100। और इन्हें सॉल्व करके हमारे पास क्या आ जाएगा? 20%। तो एक्सपेरिमेंट 1 में कॉपर की परसेंट है 80 और ऑक्सीजन है हमारे पास 20%। अब हम देखते हैं कि हमारे पास एक्सपेरिमेंट 2 में क्या परसेंटेज फॉलो होती है। अगेन हम फाइंड करेंगे परसेंटेज ऑफ कॉपर। किस तरह से हमें मिलेगी? मास ऑफ कॉपर दैट इज 0.92 डिवाइडेड बाय total mass that is mass of copper oxide that is 1.15 multiplied with 100। सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पे हमारे पास आ जाएगा 80%। देन परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की परसेंटेज कितनी रहेगी? मास ऑफ ऑक्सीजन दैट इज 0.23 डिवाइडेड बाय टोटल मास। टोटल मास में क्या आएगा हमारे पास? मास ऑफ कॉपर ऑक्साइड दैट इज 1.15 मल्टीप्लाइड विद 100। सॉल्व करने पे क्या आ जाएगा? 20%। अब देखिए दोनों ही केसेस में
कॉपर एंड ऑक्सीजन इनकी परसेंटेज सेम है। क्योंकि परसेंटेज सेम है मींस हमेशा ही दोनों केसेस में क्या हो रहा है, हमारे पास 80% कॉपर है और वो 20% ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके क्या बना रहा है, कॉपर ऑक्साइड इन द एक्सपेरिमेंट 1। और एक्सपेरिमेंट 2 में भी क्या है, हमारे पास 80% कॉपर है, 20% वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर रहा है और क्या बना रहा है, कॉपर ऑक्साइड। तो यहाँ से क्लियरली शो हो रहा है कि यहाँ पे जो हमारे पास एक प्योर केमिकल कंपाउंड है दैट इज CuO, वो हमेशा किससे बन रहा है, कॉपर एंड ऑक्सीजन की एक पर्टिकुलर यहाँ पे अमाउंट यूज़ हो रही है। यहाँ पे 80% आ रहा है किसका, कॉपर का, एंड 20% आ रहा है ऑक्सीजन का। और यही कहता है हमारा लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। द थर्ड लॉ वी हैव लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। तो सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट देखते हैं। इफ टू एलिमेंट्स combine to form two or more products, the mass of one of the element which combines with the fixed mass of the other in these compounds bear a simple whole number ratio by mass। तो देखिए, देखने में ये जो स्टेटमेंट है थोड़ी कॉम्प्लेक्स लग रही है अभी इस टाइम पे, बट जब इसके एग्जाम्पल अच्छे से समझ लेंगे उसके बाद ये बिल्कुल भी टफ नहीं लगेगा, कॉम्प्लेक्स नहीं लगेगा, इजीली समझ आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे कह रहे हैं if two elements combine to form two or more products, we are talking about कि हमारे पास कोई दो elements हैं, if I say carbon and oxygen। अब ये कार्बन और जो ऑक्सीजन है ये कंबाइन करके कार्बन डाइऑक्साइड भी बनाते हैं और ये कंबाइन करके कार्बन मोनोऑक्साइड भी बनाते हैं। लेकिन यहाँ पे एलिमेंट्स क्या है हमारे पास, एक कार्बन है और दूसरा ऑक्सीजन है। यहाँ पे भी एक कार्बन है और दूसरा ऑक्सीजन है। सो ये है फर्स्ट लाइन। इफ़ टू एलिमेंट्स यहाँ क्या है, एक कार्बन दूसरा ऑक्सीजन, कंबाइन टू फॉर्म टू और मोर कंपाउंड्स, दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड्स बनाएं, द मास ऑफ वन ऑफ द एलिमेंट्स। अब देखिए यहाँ पे क्या है, कार्बन, कार्बन का हमें मास पता है कितना होता है, 12, एंड वी नो दैट मास ऑफ कार्बन क्या है हमारे पास 12 एंड मास ऑफ ऑक्सीजन क्या है, एक एटम, एक ऑक्सीजन के एटम का मास कितना है यहाँ पे 16। अब यहाँ पे हमारे पास कितने एटम्स हैं, 2, तो यहाँ पे ऑक्सीजन एटम्स का मास कितना हो जाएगा 32। एक ऑक्सीजन का मास 16 है, 2 ऑक्सीजन एटम्स का मास कितना हो जाएगा 32। सो वी आर टेकिंग द रेशियो ऑफ कार्बन इज टू ऑक्सीजन। अब इस कंपाउंड में कार्बन और ऑक्सीजन की रेशियो कितनी है, 12:32। सिमिलर वे में हम देखेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड में। कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन के मासेस की रेशियो चेक करेंगे। कार्बन एक एटम है, एक कार्बन का मास कितना है 12 और एक ऑक्सीजन, देखिए यहाँ पे एक ही ऑक्सीजन है ना, तो एक ऑक्सीजन का मास कितना है 16। अब देखिए यहाँ पे ये लाइन क्या है, द मास ऑफ वन ऑफ द एलिमेंट विच कंबाइंस with the fixed mass of the other। तो कहते ऐसे एलिमेंट का मास जो कि दूसरे एलिमेंट के फिक्स मास से कंबाइन हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, कार्बन है, ऑक्सीजन है। दोनों केसेस में देखिए कार्बन का मास कितना है 12, मीन्स यहाँ पे फिक्स्ड मास किसका है, कार्बन का कितना है 12, फिक्स मास कितना है, किसका है, कार्बन का कितना है 12। उसके साथ कंबाइन कौन कर रहा है अभी, ऑक्सीजन। यहाँ पे ऑक्सीजन 32 वैल्यू रख रहा है और यहाँ पे कितनी है उसकी 16, और यही है लाइन यहाँ पे, द मास ऑफ वन ऑफ द एलिमेंट विच कंबाइंस विद द अदर एलिमेंट विद अ फिक्स मास, जो कि दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन करे जिसका मास फिक्स है, बियर अ सिंपल होल नंबर रेशियो बाय मास। अब देखिए यहाँ पे कार्बन का मास फिक्स है दैट इज 12, बचा क्या ऑक्सीजन, एक में कितना है 32, दूसरे में कितना है 16। अगर इनकी हम लोग आपस में रेशियो लेंगे
32:16। अगर ये जो हमारे पास यहाँ पे ऑक्सीजन के मासेस हैं जो कि फिक्स मास के साथ कंबाइन कर रहे हैं, उनकी रेशो कितनी है, एक में 32 है और एक में 16 है। अगर हम इनकी रेशो लेंगे कितना आएगा हमारे पास, 2:1। इट बियर्स अ सिंपल होल नंबर रेशो बाय मास। तो इनकी जो यहाँ पे हम लोग रेशो ले रहे हैं 32:16 हमने कहा है, ये भी किस में रहेंगे, सिंपल होल नंबर रेशो में रहेंगे। देखिए यहाँ पे इनकी रेशो कितनी बन गई, 2:1। सिंपल होल नंबर रेशो। अब इससे ज़्यादा और हम इसे सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। अब इसी तरह से हम लोग एक और एग्जाम्पल देते हैं। यहाँ पे क्या हो गई, 32:16 कितना आ गया हमारे पास, 2:1। ये क्या है, सिंपल होल नंबर रेशो में कंबाइन कर रहे हैं बाय मास। इनमें जो रेशो है वो भी सिंपलेस्ट है। अब देखिए नेक्स्ट, एक हमारे पास हाइड्रोजन है एंड वन वी हैव ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके वाटर भी बनाते हैं, दैट इज H2O, और ये बनाते हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड, दैट इज H2O2। H2O2 क्या है, हाइड्रोजन परऑक्साइड। अब देखिए यहाँ पे क्या है, हमारे पास दो ही एलिमेंट्स हैं, एक हाइड्रोजन है और दूसरा ऑक्सीजन है। एक तरफ से वो बना रहा है वाटर, दैट इज H2O, और एक तरफ वो बना रहा है हाइड्रोजन परऑक्साइड, दैट इज H2O2। अब आप देखिए यहाँ पे हमें पता है दैट मास ऑफ हाइड्रोजन कितना रहता है, 1, एंड मास ऑफ ऑक्सीजन कितना रहता है, 16। अब देखिए यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन का मास 1 है, 2 का कितना रहेगा, 2। वी आर टेकिंग हाइड्रोजन इज टू ऑक्सीजन रेशो। हाइड्रोजन का मास कितना है यहाँ पे 1, एक एटम का 1, यहाँ 2 एटम्स हैं तो यहाँ कितना मास रहेगा, 2। ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन एटम का मास कितना है, 16। अब यहाँ आ जाइए, 2 हाइड्रोजन्स हैं तो यहाँ पे हाइड्रोजन इज टू ऑक्सीजन रेशो लेंगे जब एक हाइड्रोजन का मास 1, 2 हाइड्रोजन्स का मास 2। यहाँ पे कितने ऑक्सीजन्स हैं हमारे पास, 2 ऑक्सीजन्स। एक का मास 16 है तो 2 ऑक्सीजन्स का कितना हो जाएगा, 32। अब देखिए यहाँ पे जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का मास यहाँ फिक्स हो गया, यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, right? Again the same thing, the mass of one element which combines with the fixed mass of the other। अब यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन है जो कि फिक्स मास के साथ कंबाइन हो रहा है। ऑक्सीजन एक बार 16 है, ऑक्सीजन दूसरी बार 32 है, लेकिन दोनों ही केसेस में ये फिक्स मास के साथ कंबाइन हो रहा है हाइड्रोजन के फिक्स मास के साथ, दैट इज 2। और जो इनकी रेशियो है वो भी क्या रहेगी फिर, देन ये इनका भी क्या रहेगा, दे विल ऑल्सो बियर अ सिंपल होल नंबर रेशियो बाय मास। अगर हम इन्हीं मासेस की आपस में रेशियो लें, दैट इज 16:32, क्या रहेगा हमारे पास, 1:2। अब ये भी क्या है, सिंपल होल नंबर रेशियो बाय मास। ये है हमारे पास लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। समझ रहे हो ना कि देखिए यहाँ पे हम ऐसे एलिमेंट की बात कर रहे हैं जो कि किसी दूसरे एलिमेंट के फिक्स मास के साथ कंबाइन कर रहा है, तो उसके अपने मासेस भी जो हैं इन एलिमेंट्स, इन कंपाउंड्स में जो इसके अपने मासेस भी हैं वो भी क्या रहेंगे, एक दूसरे के साथ सिंपल होल नंबर रेशियो में। ये तो अभी हमने बात की है यहाँ पे सिंपल से कंपाउंड की जो 2 स्टेट्स में एग्जिस्ट कर रहे हैं। अब इसी तरह से एक और एग्जांपल हम देखते हैं। क्या है हमारे पास, N2O, NO, N2O। N2O क्या है, देखिए याद रखिए, N2O इज नाइट्रस ऑक्साइड, और नाइट्रस ऑक्साइड क्या रहती है, लाफिंग गैस। बस ऐसे ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है,
सामने आया तो बता दिया। N2O क्या है, नाइट्रस ऑक्साइड, और इसे हम कहते हैं लाफिंग गैस। चलो ये तो वैसे ही एक पॉइंट याद आ गया। अब देखिए N2O है, देन वी हैव NO, इसी तरह हमारे पास है N2O3, N2O4 एंड देन वी हैव N2O5। अब अगर हम इनकी हर एक केस में नाइट्रोजन की ऑक्सीजन के साथ रेशियो चेक करें तो नाइट्रोजन, अब देखिए जो नाइट्रोजन है, मास ऑफ नाइट्रोजन कितना रहता है हमारे पास 14, एंड मास ऑफ ऑक्सीजन कितना है हमारे पास 16। अब इनकी रेशियो लेंगे। N2O, यहाँ पे एक नाइट्रोजन का यहाँ पे मास कितना है हमारे पास 14 है, 14 यूनिट्स है, तो 2 में क्या हो जाएगा 28। ऑक्सीजन का कितना है 16। नाइट्रोजन एक का कितना है 14, और यहाँ पे जो ऑक्सीजन है एक ही है तो कितना रहेगा 16। अगेन 2 नाइट्रोजन्स है तो 14 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, वी विल गेट 28। ऑक्सीजन 3 है, 16 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, वी विल गेट 48। सिमिलर वे में नाइट्रोजन अगेन 2 है, 14 इंटू 2 28। ऑक्सीजन 4 है, 16 को 4 के साथ करेंगे, कितना रिजल्ट रहेगा 64। सिमिलर वे में नाइट्रोजन 2 है, 28, ऑक्सीजन अब कितने हो गए 5, सो यू विल गेट 80। अब देखिए हम क्या बात कर रहे हैं अभी तक कि एक जो एलिमेंट है किसी दूसरे के फिक्स मास के साथ यहाँ पे कंबाइन करे। अभी देखिए कोई भी चीज़ यहाँ पे फिक्स नहीं है, मतलब उसे जो है फिक्स करना होगा, वी हैव टू फिक्स इट। अब फिक्स किस तरह से होगा ये देखिए, यहाँ पे लीस्ट क्या है 14, तो इस तरह से करते हैं, सभी को हम 14 तक ले जाते हैं। 14, इसको भी 14 तक ले गए, ये तो 14 है ही, राइट। 14 तक ले गए, इसे भी ले जाएंगे, इसे भी, मतलब इन्हें सिंपल करते जाएंगे। हमें क्या करना है बेसिकली, हम यहाँ पे मास को फिक्स कर रहे हैं, वी आर जस्ट फिक्सिंग अप द मास फिक्स कर रहे हैं। मास हमने कितना फिक्स कर लिया 14, और बाकी को हम सिंपलेस्ट लेते गए। अब देखिए हमारे पास क्या है, हम यहाँ बात कर रहे हैं नाइट्रोजन और ऑक्सीजन किन रेशियोज में एक दूसरे के साथ कंबाइन कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट नाइट्रोजन इज टू ऑक्सीजन रेशियो। अब देखिए नाइट्रोजन फिक्स कर दिया, यहाँ पे हमने 14, यहाँ भी 14 है, यहाँ भी 14 है। सभी केसेस में जो हमारे पास नाइट्रोजन है हमने उसे फिक्स कर दिया 14 पे, और कंपैरिजन में हमारे पास जो ऑक्सीजन्स हैं उनकी वैल्यूज़ भी क्या हो गई, चेंज हो गई। अब हम कह सकते हैं यस, ऑक्सीजन इज नाउ कंबाइनिंग विद अ फिक्स मास। कितना है वो फिक्स मास हमारे पास यहाँ अब इस टाइम पे 14। अब ऑक्सीजन फिक्स मास ऑफ नाइट्रोजन के साथ कंबाइन कर रहा है। इस टाइम पे जो डिफरेंट कंपाउंड्स में ऑक्सीजन के मासेस की रेशियो है वो भी क्या रहेगी, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। आर यू गेटिंग द पॉइंट? देखिए सम केसेस, वी हैव सम केसेस जिसमें मास ऑलरेडी फिक्स है, बट येस वी हैव सम जहाँ पे मास फिक्स नहीं है, फिर हमें उसे फिक्स करना पड़ता है। जैसे यहाँ इस केस में हमने फिक्स कर दिया 14 फिक्स कर दिया, तो कंपैरिजन में ऑक्सीजन की वैल्यूज़ भी चेंज हो गई। तो अब हम यहाँ कह सकते हैं कि जो ऑक्सीजन है वो फिक्स मास ऑफ नाइट्रोजन के साथ कंबाइन कर रही है, इसलिए जो ऑक्सीजन के मासेस की, इन कंपाउंड्स में जो ऑक्सीजन के मासेस की रेशियो है वो भी क्या है, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। सो ये है हमारा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। देन वी हैव लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रपोर्शंस। देखिए इसमें क्या है, द रेशियो इन विच टू कंपाउंड्स
combine separately with a fixed mass of the third element. Here we are talking about that the ratio, we are taking the ratio in which two compounds, means we are taking a ratio in which two compounds combine separately, कि दो compounds separately combine कर रहे हैं with a fixed mass of the third element. Means here we are talking about three elements. देखिए अभी अगर हम लोग बात करें कार्बन, ऑक्सीजन, राइट, वी आर टॉकिंग अबाउट कार्बन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। अब देखिए कार्बन यहाँ पे है, कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन है क्या बनाता है, ये मीथेन, दैट इज CH4। और इसी तरह से कार्बन के साथ ऑक्सीजन क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, दैट इज CO2। अब ये हमारे पास क्या हो गए, टू कंपाउंड्स वी आर हैविंग, राइट। अब मीथेन में सबसे पहले हम रेशियो चेक करते हैं हाइड्रोजन एंड कार्बन की, एंड कार्बन डाइऑक्साइड में हम लोग रेशियो चेक करेंगे यहाँ पे ऑक्सीजन एंड कार्बन की। In methane, we are just checking the ratio for hydrogen and carbon, and then in the carbon dioxide we are checking the ratio for oxygen and carbon. अब देखिए हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन है अगर तो उसका मास कितना रहेगा 1। यहाँ पे हमारे पास 4 हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन का मास कितना रहेगा 4। अगर हमारे पास एक कार्बन है, एक कार्बन का मास कितना रहता है 12, यहाँ पे भी हमारे पास एक ही कार्बन है तो मास कितना रहेगा 12। नाउ हियर ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन के एटम का मास कितना रहता है 16। यहाँ पे कितने ऑक्सीजन एटम्स हैं 2, तो यहाँ पे टोटल मास कितना हो जाएगा 32 ऑक्सीजन के लिए। एंड कार्बन, कार्बन, एक कार्बन का मास हमारे पास कितना रहता है 12, तो यहाँ पे भी हमारे पास एक ही कार्बन है तो यहाँ हम क्या लिखेंगे 12। अब देखिए यहाँ पे दोबारा से स्टेटमेंट को देखते हैं, टू कंपाउंड्स कंबाइन सेपरेटली विद अ फिक्स मास ऑफ द थर्ड एलिमेंट। देखिए दो कंपाउंड्स हैं यहाँ पे, वन वी हैव मीथेन एंड देन वी हैव कार्बन डाइऑक्साइड। दो कंपाउंड्स हैं, दोनों ही कंपाउंड्स में हमने रेशियो ली है। अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो देखिए फर्स्ट केस में भी कार्बन कितना है 12 और सेकंड केस में भी कार्बन कितना है 12, मतलब यहाँ पे कार्बन का क्या है फिक्स्ड मास। डन, इतना समझ में आया, दैट वी आर हैविंग फिक्स मास ऑफ द थर्ड एलिमेंट। यहाँ पे फिक्स मास में कौन है कार्बन, कार्बन इज हैविंग फिक्स्ड मास। अब वो कहते हैं ये जो दो कंपाउंड्स हैं मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, अगर इनकी हम लोग रेशियो लें, द रेशियो इन विच टू कंपाउंड्स कंबाइन सेपरेटली विद अ फिक्स मास ऑफ द थर्ड एलिमेंट। देखिए अब ये है 4:12, यू में ऑल्सो राइट 4/12, ये है 32/12, वी में ऑल्सो राइट 32/12। 32:12 को हम 32/12 भी लिख सकते हैं। अब इसकी हमें रेशियो लेनी है 4/12 रेशियो 32/12, इनकी रेशियो हमें लेनी है, राइट। 4/12 रेशियो 32/12, क्या रिजल्ट रहेगा आपके पास 1:8। यहाँ पे अगर हम मीथेन के जो एलिमेंट्स हैं उनके मासेस की रेशियो एंड कार्बन डाइऑक्साइड के जो एलिमेंट्स हैं उनकी मासेस की अगर हम लोग रेशियो लेते हैं तो हमारे पास कितना आ रहा है 1:8। अब देखिए जब ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा तो क्या बनाएगा वाटर, दैट इज H2O। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, व्हाट वी आर हैविंग हाइड्रोजन एंड देन वी आर हैविंग ऑक्सीजन। अगर हम लोग इनकी रेशियो लेकर देखें तो
अगर हम लोग इनकी रेशो ले, एक हाइड्रोजन का मास 1, 2 हाइड्रोजन का मास 2, एक ऑक्सीजन के लिए जो मास रहता है दैट इज 16। सिंप्लीफाई करने पे हमारे पास क्या आ जाएगा 1:8। तो देखिए ये चीज़ है कि टू कंपाउंड्स सेपरेटली एक फिक्स मास के साथ जब कंबाइन करते हैं, उनके एलिमेंट्स के मासेस की रेशो और वो किसके आपको इक्वल मिलेगी या सिंपल होल नंबर मल्टीपल में मिलेगी जब ये एलिमेंट्स आपस में कंबाइन करें। तो द रेशो इन विच टू कंपाउंड्स combine separately with a fixed mass of the third element is either the same, या तो आपको बिल्कुल सेम मिल जाएगा या आपको होल नंबर मल्टीपल में मिलेगा, is either the same or whole number multiple of the ratio in which these elements combine with each other, कि जब ये elements एक दूसरे के साथ कंबाइन करें उनकी रेशो इनके मासेस के रेशो के इक्वल आएगी या फिर ये आएगी उनके सिंपल होल नंबर मल्टीपल के फॉर्म में। डन। अब इसी तरह से एक और एग्जांपल हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं और आपको ये जो पूरा लॉ है बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अगर हम बात करें हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड सल्फर की, हाइड्रोजन सल्फर के साथ बनाता है हाइड्रोजन सल्फाइड, ऑक्सीजन सल्फर के साथ बनाता है सल्फर डाइऑक्साइड। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे रेशो लेते हैं हाइड्रोजन एंड सल्फर की, हाइड्रोजन एंड सल्फर की रेशो लेंगे। हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे बाय मास हाइड्रोजन कितना रहेगा 2। सल्फर देखिए, एक सल्फर के लिए जो यहाँ पे मास रहता है दैट इज़ 32। ये याद रखिए, एक सल्फर के लिए मास कितना रहता है 32। अब यहाँ पे हमें रेशो समझ में आ गई 2:32, जिसे हम लिख सकते हैं 2/32। अब इसी तरह से SO2 में हम रेशो लेंगे ऑक्सीजन और सल्फर की। ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन के लिए 16, अगर हमारे पास 2 ऑक्सीजन हैं तो 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 32। और एक सल्फर के लिए भी हम कितना लेते हैं यहाँ पे वैल्यू 32। वी में ऑल्सो राइट 32/32। अब यहाँ पे क्या है हमारे पास, देखिए 2, यहाँ पे हमारे पास क्या है कंपाउंड्स हैं। सल्फ़र यहाँ पे भी 32 है और सल्फ़र दूसरे केस में भी 32 है, मतलब ये जो सल्फ़र है इट इज़ हैविंग अ फिक्स्ड मास। अब ये जो इनके यहाँ पे कंपाउंड्स हैं, इनके एलिमेंट्स की जो रेशो आई है, जब हम इनकी रेशो लेंगे, इनकी रेशो लेने पर हमारे पास क्या आंसर में रहेगा 1:16। और जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन परऑक्साइड बनाए, अब देखिए यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन इस टू ऑक्सीजन की रेशो लेंगे हम लोग। हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है 2, क्योंकि एक के लिए 1 रहता है तो 2 के लिए रहेगा 2। ऑक्सीजन 1 के लिए 16 तो 2 के लिए क्या रहेगा 32। अब देखिए यहाँ पे भी हमारे पास, अगर हम सिंपलेस्ट फॉर्म में देखें, पहले क्या आ रहा है 2:32, 32 कट होने पे कितना आ रहा है 2:32, यहाँ पे भी कितना आ गया 2:32, और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा 1:16, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 1:16। तो देखिए जब ये आपस में मिलके कोई कंपाउंड बना रहे हैं, जैसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड, जब ये आपस में मिलके कंपाउंड बना रहे हैं उस टाइम की रेशो
जब ये कंपाउंड्स एक फिक्स मास के साथ अपना अपना कंपाउंड बना रहे हैं, ये एलिमेंट्स, उसकी रेशो ये आपस में क्या आई है इस टाइम पे, इक्वल आई है। तो इसे हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रपोर्शन। देन हमारे पास फिफ्थ यहाँ पे लॉ है गे-ल्यूजिग लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स। तो देखिए क्या है इसकी स्टेटमेंट, अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर व्हेनेवर गैसेस कंबाइन दे डू सो इन वॉल्यूम व्हिच bear a simple whole number ratio with each other and also with the gaseous product। तो कहते हैं यहाँ पे दो चीज़ों का ख्याल रखना है कि एक टेम्परेचर और दूसरा प्रेशर, ये जो कंडीशंस हैं टेम्परेचर एंड प्रेशर की, ये सिमिलर रहनी चाहिए। उस टाइम पे जब गैसेस कंबाइन करेंगी तो उनकी जो रेशो है, जिस वॉल्यूम में वो एक दूसरे के साथ कंबाइन करेंगी, उनकी रेशो और इसकी रेशो उनके प्रोडक्ट्स के साथ हमेशा क्या रहेगी, सिमिलर रहेगी। तो देखिए क्या है यहाँ पे, देखिए आपको सिंपल एग्जांपल देती हूँ। इफ वी हैव N2 प्लस 3H2 इट गिव्स 2NH3। अब देखिए यहाँ पे गैसेस हैं, नाइट्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस है, और जो यहाँ पे अमोनिया बन रही है वो भी क्या है, गैस है। इस टाइम पे देखिए यहाँ पे क्या है, 1N2 प्लस 3H2 इट गिव्स अस 2NH3। ये जो 1 है इसे हम बोल सकते हैं कि ये 1 वॉल्यूम है, 3 है तो हम इसे कह सकते हैं ये 3 वॉल्यूम्स हैं, 2 के लिए हम कह सकते हैं कि ये 2 वॉल्यूम्स हैं। सो व्हाट वी हैव, 1 volume of nitrogen is combining with 3 volumes of hydrogen to give 2 volumes of ammonia। अब देखिए यहाँ पे गैसेस क्या है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है। सबसे पहले तो ये जो कंबाइनिंग गैसेस हैं इनके वॉल्यूम एक दूसरे के साथ होल नंबर रेशो रखते हैं, बियर अ सिंपल होल नंबर रेशो। देन अगर तो इनका गैसियस प्रोडक्ट बनता है तब ये गैसियस प्रोडक्ट के साथ भी क्या रखेंगे, सिंपल होल नंबर रेशो। जैसे यहाँ बन गया 1:3:2। सिमिलरली अगर मैं आपको एक और एग्जांपल दूँ, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन इट विल गिव यू 2HCl। H2 plus Cl2 it will give you 2HCl। So we have 1 volume of hydrogen gas combining with 1 volume of chlorine gas, and what it is providing, 2 volumes of HCl gas। अब इस टाइम पे हाइड्रोजन एंड क्लोरीन एक दूसरे के साथ सिंपल होल नंबर रेशो में है। फर्दरमोर HCl गैस है, इसलिए ये इसके साथ भी क्या है, सिंपल होल नंबर रेशो में। अब यहाँ क्या बन गया, 1:1:2। तो ये है लॉ कि जब भी गैसेस कंबाइन करें बस कंडीशन ध्यान में रखनी है, दैट टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये कंडीशंस क्या होनी चाहिए, हमेशा सिमिलर। अगर सिमिलर कंडीशंस में होते हैं रिएक्शन, मतलब रिएक्शन हो रहा है, ना टेम्परेचर चेंज किया जा रहा है ना प्रेशर चेंज किया जा रहा है, उस टाइम पे जब गैसेस कंबाइन करेंगी, इनके कंबाइन करने पे ये एक दूसरे के वॉल्यूम के साथ भी सिंपल होल नंबर रेशो में है, और जो इनका गैसियस प्रोडक्ट बनेगा उस गैसियस प्रोडक्ट के साथ भी ये क्या रहेंगी, सिंपल होल नंबर रेशो में। सो दैट वॉज ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। यहाँ पे हमने अच्छे से डिस्कस किए हैं सभी लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी क्या है, किस तरह के लॉज को वो एक्सप्लेन कर सकती है, देन उसके लिमिटेशंस हैं, और उसके बाद आई मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। ये सभी टॉपिक जो है हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे।